ज़ेन चैनल पर काम माइंड क्लियर गोल के साथ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां हाल के महीनों में ऐसे बदलाव हुए हैं जो न सिर्फ राज्य की तस्वीर बदल रहे हैं बल्कि पूरे भारत की विकास यात्रा में नई ऊर्जा भर रहे हैं। जीआई टैग्स में नंबर 1 से लेकर स्टार्टअप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बूम तक, टेक्नोलॉजी से लेकर संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण तक सब कुछ एक साथ चल रहा है। तो चलिए 45 मिनट में जाने यूपी के करंट अफेयर्स का पूरा अपडेट, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अंदाज में। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में जो भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, यानी सितंबर 2025 तक, उन पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी हमारे पास सरकारी घोषणाएं हैं, कुछ इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हैं और ज़ाहिर खबरें भी हैं। बिल्कुल। हमारा इरादा है कि इन सब स्रोतों से समझें कि आखिर यूपी किस तरफ जा रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, पर्यावरण, सोशल वेलफेयर, हर पहलू को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कहानी का हिस्सा है कि यूपी कैसे अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को बदलने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। हम कोशिश करेंगे कि इन डेवलपमेंट्स के पीछे की सोच क्या है और इनके क्या नतीजे हो सकते हैं, उस पर भी बात करें। जरूर। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था से ही शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि यूपी का जोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर कुछ ज्यादा ही है। हाँ बिल्कुल। हाल में 2 बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसीज को मंजूरी मिली है। अच्छा, कौन सी? एक तो है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025, हाँ। मतलब यूपी ECMP 2025। इसे सेंटर की स्कीम से जोड़ा गया है और लक्ष्य बड़ा है, करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश और लाखों रोजगार। और इसमें फोकस किस पर है? खास तौर पर 11 तरह के आइटम्स पर, जैसे सेमीकंडक्टर, कैमरा मॉड्यूल, मल्टीलेयर PCB, मतलब हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, मतलब यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने की सोच रहा है। बिल्कुल। और दूसरी पॉलिसी है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025-30। निर्यात प्रोत्साहन नीति। जी, ये सर्विस सेक्टर, ई-कॉमर्स और जो पोस्टल एक्सपोर्ट हब हैं, उनके विस्तार पर फोकस कर रही है। इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी हैं। और आंकड़ों की बात करें तो जमीनी हकीकत क्या दिख रही है, ग्रोथ रेट वगैरह? देखिए, आंकड़े तो काफी पॉजिटिव हैं। हाँ। अगस्त 2025 में जो डेटा आया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, हाँ। उसके हिसाब से यूपी की ग्रोथ रेट 5.5% से बढ़कर 8.9% हो गई है। अरे वाह, 8.9%। जी, और इससे ये देश की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है, तमिलनाडु के बाद। अच्छा, तमिलनाडु टॉप पर है। हाँ, तमिलनाडु 11.19% के साथ, पर यूपी का दूसरे नंबर पर आना भी बड़ी बात है। बिल्कुल। और वो इंडस्ट्रियल सर्वे ASI 2023-24, जी उसके नतीजों में क्या खास था? हाँ, ASI के नतीजे भी दिलचस्प हैं। ये भी अगस्त 2025 में ही आए। क्या कहते हैं वो, फैक्ट्रियां बढ़ी? बहुत तेजी से। फैक्ट्रियों की संख्या करीब 15.5% बढ़ी है एक साल में, 19,102 से बढ़कर 22,141 हो गई। 16%? ये तो नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा होगा। हाँ, नेशनल एवरेज सिर्फ 2.7% था। तो यूपी की ग्रोथ करीब 7 गुना ज्यादा है इस मामले में। और रोजगार? औद्योगिक रोजगार भी बढ़ा है, 14.86 लाख से बढ़कर 16.26 लाख हो गया, करीब 9.37% की ग्रोथ। ये भी नेशनल एवरेज 5.9% से बेहतर है। तो ये तो अच्छी खबर है। लेकिन फैक्ट्रियों की कुल संख्या में यूपी कहाँ खड़ा है? क्या टॉप पर आ गया है? नहीं, अभी नहीं। कुल संख्या में देखें तो यूपी अभी भी तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर है। अच्छा, तो अभी भी फासला है। हाँ, बढ़त तेज है, पर बेस अभी भी उतना बड़ा नहीं है जितना इन राज्यों का है। कह सकते हैं कि कोशिश जोरों पर है। और कुछ बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी लगी हैं क्या हाल में? हाँ, कुछ बड़े नाम हैं। जैसे नोएडा में भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास बनाने की फैसिलिटी शुरू हुई है। टेम्पर्ड ग्लास, मोबाइल फोन वाला? जी हाँ, वही। अमेरिका की कंपनी है कॉर्निंग इंक, उनके साथ मिलकर ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स ने ये शुरू किया है। ये तो बड़ा डेवलपमेंट है, मेक इन इंडिया के लिहाज से भी। बिल्कुल। इसके अलावा यूपी में ही भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपर अलॉय प्लांट लगा है, 50 एकड़ में। टाइटेनियम, ये तो एरोस्पेस वगैरह में काम आता है। जी, एरोस्पेस, डिफेंस, बहुत स्ट्रेटेजिक मटेरियल है। और नोएडा में ही देश का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर भी खुला है। 3 नैनोमीटर, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हाँ, ये दिखाता है कि यूपी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, बल्कि हाई एंड डिजाइन और R&D में भी आगे बढ़ना चाहता है। और वो फिल्म सिटी, ग्रेटर नोएडा वाली? हाँ, वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी याइडा बना रही है, सेक्टर 21 में, करीब 1,000 एकड़ में। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी ये। इंडस्ट्री के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो जरूरी है।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था शायद जून में। जी, जून 2025 में 91 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा लंबा है ये एक्सप्रेसवे। गोरखपुर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर को जोड़ता है। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, कनेक्टिविटी बेहतर होगी। गोरखपुर सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ गया तो व्यापार, रीजनल डेवलपमेंट सबको बढ़ावा मिलेगा। लागत भी काफी है, करीब 7,300 करोड़। और इंफ्रा के साथ साथ सरकार ग्लोबल कंपनियों को लुभाने पर भी ध्यान दे रही है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी के लिए खास पॉलिसी आई है। अच्छा, जीसीसी पॉलिसी। लखनऊ में कोई इवेंट भी हुआ था शायद। हाँ, जून में लखनऊ में एक बड़ा जीसीसी कॉन्क्लेव हुआ था। मकसद यही है कि यूपी को एक ग्लोबल इनोवेशन हब के तौर पर स्थापित किया जाए। और निवेशकों की मदद के लिए भी कुछ है, उद्यमी मित्र। जी, उद्यमी मित्रों के लिए एक HRMS पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि निवेशकों को आसानी हो। ठीक है, तो इकोनॉमी और इंडस्ट्री की बात हो गई, अब जरा टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यूपी काफी एम्बिशियस लग रहा है। हाँ, ये बात तो है। लखनऊ को भारत का पहला AI शहर बनाने की घोषणा, ये सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। और सिर्फ घोषणा नहीं, इसके पीछे एक बड़ा प्लान भी है। करीब 10,732 करोड़ का निवेश। 10,000 करोड़ से ज्यादा? इससे होगा क्या? एक पूरा AI इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य है। इसमें एक बड़ा इनोवेशन हब होगा जिसमें 10,000 GPU लगे होंगे। 10,000 GPU? ये तो सुपर कंप्यूटिंग लेवल की बात हो गई। जी हाँ, इसके अलावा मल्टी मॉडल मॉडल, R&D लैब्स, AI इनोवेशन सेंटर्स, मतलब पूरी चेन बनाने की कोशिश है, रिसर्च से लेकर एप्लीकेशन तक। तो क्या ये AI सिर्फ लखनऊ तक ही सीमित रहेगा या इसका इस्तेमाल और जगह भी हो रहा है? नहीं, AI का इस्तेमाल कई अलग अलग सेक्टर्स में लाने की कोशिश है। जैसे उन्नाव में देश का पहला प्राइवेट AI ऑगमेंटेड यूनिवर्सिटी कैंपस खुला है। अच्छा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का? जी, जुलाई 2025 में। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल है सड़क सुरक्षा में AI का इस्तेमाल। रोड सेफ्टी में AI, वो कैसे? केंद्र सरकार ने यूपी में एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये भारत की पहली AI बेस्ड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी पहल होगी। ITI लिमिटेड इसे लागू करेगा। इससे एक्सीडेंट वगैरह कम करने में मदद मिलेगी। उम्मीद तो यही है। AI ट्रैफिक पैटर्न को एनालाइज करेगा, नियमों का उल्लंघन पकड़ेगा, शायद एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स की पहचान करेगा। ये तो काफी जरूरी है। और खेती में भी AI का जिक्र था? हाँ, कृषि में भी। विश्व बैंक के अध्यक्ष की मौजूदगी में 2 कार्यक्रम लॉन्च हुए, यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा। इनका क्या काम है? इनका फोकस पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों पर है। मकसद है खेती को ज्यादा लचीला बनाना, इनोवेशन लाना और किसानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी से सशक्त करना। मौसम की जानकारी, फसल की सलाह, ये सब। अच्छा, तकनीक से जुड़ी और भी कुछ पहले थी, जैसे वो ड्रोन फॉरेंसिक लैब? हाँ, लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट UPFIS है, वहां देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है। इसका क्या काम होगा? जो ड्रोन से जुड़े अपराध होते हैं या अपराध की जांच में ड्रोन से जो सबूत मिलते हैं, उनका एनालिसिस करने में ये लैब मदद करेगी। ओके, और गाजियाबाद में डेटा सेंटर? अब जरा पर्यावरण और ग्रीन इनिशिएटिव्स पर आते हैं। यहाँ भी कुछ अनोखी चीजें सुनने में आई हैं। खुर्जा में दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क, ये क्या चीज है? ये वाकई बहुत दिलचस्प है। इसका नाम है अनोखी दुनिया। अनोखी दुनिया? हाँ, और ये पार्क पूरी तरह से सिरेमिक के कचरे से बना है, मतलब टूटी हुई टाइल्स, पॉटरी वेस्ट, इन सब से। सही में? ये तो कमाल का आइडिया है। खुर्जा तो वैसे भी सिरेमिक के लिए मशहूर है। जी, खुर्जा को सिरेमिक राजधानी भी कहते हैं। तो वहीं ये पार्क बन रहा है और शायद सितंबर 2025 के आखिर तक खुल भी जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट का एक क्रिएटिव तरीका है ये। बिल्कुल। और ग्रीन एनर्जी में क्या हो रहा है? गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की बात सुनी थी। हाँ, अगस्त 2025 में गोरखपुर के पास खन्यापुर गांव में यूपी के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन, ये तो फ्यूचर फ्यूल माना जाता है। जी, और यहाँ की खास बात यह है कि ये टॉरेंट गैस और टॉरेंट पावर का जॉइंट वेंचर है। ये लोग ग्रीन हाइड्रोजन को सीधे CNG PNG की पाइपलाइन में मिलाएंगे। अच्छा, मतलब अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए? हाँ, मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल करके ग्रीन हाइड्रोजन को घरों और इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाएगा। ये एक स्मार्ट तरीका है क्लीन एनर्जी को अपनाने का। वाकई। और वाराणसी में रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल, ये भी कुछ हटके लगा। हाँ, ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW का एक एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने अपनी वर्कशॉप में रेलवे पटरियों के बीच जो खाली जगह होती है, वहां रिमूवेबल सोलर पैनल लगाए हैं। रिमूवेबल मतलब हटाए जा सकते हैं? जी, ये भारत में अपनी तरह की पहली कोशिश है।
अभी छोटा सा इंस्टॉलेशन है, 70 मीटर लंबा, 15 किलोवाट पीक कैपेसिटी का। पर यह दिखाता है कि कैसे छोटी-छोटी जगहों का भी इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हो सकता है। इनोवेटिव सोच है। पर्यावरण से जुड़ी और भी पहले? हाँ, काफी हैं। जैसे लखनऊ अब जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है। शिवरी प्लांट में नई यूनिट लगने के बाद अब शहर अपना पूरा 2000 मीट्रिक टन डेली कचरा प्रोसेस कर पा रहा है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और जल संरक्षण में भी यूपी ने कमाल किया है। अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब बनाने या सुधारने का जो लक्ष्य था 5550 तालाबों का, हाँ? उससे लगभग 3 गुना ज्यादा 16,630 तालाब बना दिए हैं या उनका कायाकल्प कर दिया है। इस मामले में यूपी देश में नंबर 1 है। वाह, ये तो पानी बचाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। जी। फिर एक ग्राम ऊर्जा मॉडल भी है, जुलाई 2025 में शुरू हुआ। ग्राम ऊर्जा ये क्या है? ये गांव में बायोगैस प्लांट लगाकर घरों को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने, जैविक खाद बनाने और एलपीजी पर निर्भरता कम करने की कोशिश है। इसे मनरेगा से भी जोड़ा गया है। अच्छा, मतलब रोजगार भी और क्लीन एनर्जी भी। बिल्कुल। इसके अलावा गाजियाबाद नगर निगम ने सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए देश का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। ग्रीन बॉन्ड? हाँ। और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी 2 अच्छी पहलें हैं। एक तो बफर में सफर योजना, जो टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करती है। बफर में सफर, नाम अच्छा है। और दूसरी कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दुधवा टाइगर रिजर्व तक भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन शुरू की गई है। विस्टाडोम ट्रेन मतलब शीशे वाली छत? जी, ताकि पर्यटक जंगल के नजारों का पूरा लुत्फ उठा सकें। अच्छा, और एक और चीज थी, मेरठ कैंट में घोड़ों के लिए कोई खास जोन? हाँ, वो है इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, EDFC, मेरठ कैंट में रिमाउंट वेटेनरी कोर सेंटर में। ये भारत का पहला ऐसा जोन है जो घोड़ों की कई बीमारियों से मुक्त सर्टिफाइड है। ओके, तो पर्यावरण और ग्रीन इनिशिएटिव्स पर काफी काम हो रहा है। अब थोड़ा सामाजिक विकास और गवर्नेंस की तरफ चलते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन पर क्या अपडेट्स हैं? शिक्षा में एक कार्यक्रम काफी चर्चा में है, करके सीखना। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बिल्कुल। ये सरकारी स्कूलों में क्लास 6 से 8 के बच्चों के लिए है। नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। इसमें क्या खास है? इसमें बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं, जैसे लकड़ी का काम, मेटल वर्क, एनर्जी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ, इन सब में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पढ़ाई को असल जिंदगी से जोड़ना। जी। इसका पायलट फेज 15 जिलों के 50 स्कूलों में काफी सफल रहा। बच्चों की अटेंडेंस और दिलचस्पी दोनों बढ़ी। अब इससे करीब 3,888 स्कूलों तक बढ़ाने की योजना है। बहुत बढ़िया। शिक्षा और युवाओं से जुड़ी और कौन सी पहलें हैं? गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया था जुलाई में। आयुष यूनिवर्सिटी? अच्छा। सोनभद्र जैसे आदिवासी इलाके में 16-18 साल की किशोरियों के लिए नव्या योजना शुरू हुई है। इसमें उन्हें नॉन ट्रेडिशनल नौकरियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि? जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मोबाइल रिपेयरिंग, इस तरह की। ये तो बहुत अच्छी पहल है लड़कियों के लिए। हाँ। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों KGBV की छात्राओं के लिए एक KGBV एक खेल योजना है, जिसमें उन्हें किसी एक खेल में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ओके। और युवाओं को रोड सेफ्टी से जोड़ने के लिए सड़क सुरक्षा मित्र पहल अपनाई गई है। ये एक राष्ट्रीय पहल है जिसे यूपी ने अगस्त में अपनाया। इसमें 18-28 साल के युवाओं को वॉलंटियर के तौर पे ट्रेन किया जाएगा। फर्स्ट एड वगैरह के लिए? जी, फर्स्ट एड, एक्सीडेंट स्पॉट पर मदद, इन सब के लिए। हाँ, और महिलाओं के खेल के लिए अस्मिता 2025। हाँ, ये खेलो इंडिया का हिस्सा है। गाजियाबाद में लॉन्च हुआ। इसका लक्ष्य है लीग और प्रतियोगिताओं के जरिए महिलाओं में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। 2025-26 में 15 खेलों में 850 से ज्यादा लीग कराने का प्लान है। काफी बड़ा स्केल है। हाँ, करीब 70,000 महिला एथलीट्स को जोड़ने का लक्ष्य है। और एक काशी घोषणा भी हुई थी। काशी घोषणा, ये क्या थी? जुलाई में वाराणसी में एक युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन हुआ था, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। उसी में ये घोषणा अपनाई गई। अच्छा, नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए। जी। अब स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करते हैं। कानपुर में TVI प्रक्रिया की खबर थी, ये क्या है? TVI का मतलब है ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन। आसान भाषा में कहें तो बिना ओपन हार्ट सर्जरी के दिल का वॉल्व बदलना। बिना ओपन हार्ट सर्जरी के? जी हाँ। कानपुर के LPS कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में जुलाई 2025 में ये प्रक्रिया की गई और ये यूपी का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है जहां TVI हुआ है।
ये तो बड़ी मेडिकल एडवांसमेंट है, खासकर बुजुर्ग मरीजों के लिए। बिल्कुल। सुरक्षा के मोर्चे पर देखें तो पुलिस ने संगठित अपराध और भूमाफिया के खिलाफ कुछ बड़े ऑपरेशन चलाए हैं। कानपुर में ऑपरेशन महाकाल और सहारनपुर में ऑपरेशन सवेरा। इसमें अवैध वसूली गिरोहों पर भी कार्रवाई हुई और अगस्त में इसे नशा मुक्त समाज के लक्ष्य से भी जोड़ा गया। ओके। महिला सुरक्षा पर भी फोकस है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक नेशनल सेमिनार किया था जुलाई में। और बाल श्रम के खिलाफ सरकार ने 2027 तक बाल श्रम को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 2027 तक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जी। और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए खासकर सारस क्रेन की मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू की गई हैं गोरखपुर और लखनऊ मंडल में। मोबाइल वेटनरी यूनिट्स। हाँ। ये भी जरूरी है। हाँ। कुछ और सामाजिक और सांस्कृतिक पहले भी हैं शायद। हाँ हैं, जैसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए जो मदद राशि थी वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। 1 लाख रुपए, ये तो काफी बड़ी मदद है। जी। इसमें 75,000 रुपए सीधे बैंक खाते में जाते हैं, बाकी कपड़े, गिफ्ट और समारोह के लिए। अच्छा। और वो काशी तमिल संगमम से जुड़ा कुछ था। हाँ, पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम। जुलाई में काशी विश्वनाथ मंदिर और तमिलनाडु के श्री रामेश्वरम मंदिर के बीच पवित्र जल का आदान प्रदान हुआ। ये उसी काशी तमिल संगम पहल का हिस्सा है। सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश। बिल्कुल। और कुछ ऐतिहासिक शख्सियतों को भी सम्मान दिया गया है। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक और लखनऊ में महाराजा बिजली पासी का स्मारक। जून में इनका अनावरण हुआ। नोएडा में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के सम्मान में वीर रथ पार्क बन रहा है। इसमें म्यूजियम और ओपन एयर थिएटर भी होगा। वीर रथ पार्क। और फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक MOU साइन किया है अप्रैल में, ताकि लोग निवेश वगैरह के बारे में ज्यादा जान सकें। जी। और आखिर में एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना में 12 नए उत्पाद जुड़े गए हैं। अच्छा, जैसे बागपत से कृषि मशीनरी, सहारनपुर से होजरी, फिरोजाबाद से फूड प्रोसेसिंग, इस तरह के। ओके। और हाँ, एक चीज रह गई, शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर वो नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश का पहला एक्सप्रेसवे बन गया है जहां रात में भी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। रात में भी? जी। इसके लिए एक्सप्रेसवे का एक 3.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा खासतौर पर मजबूत बनाया गया है। ये हमारी स्ट्रेटेजिक तैयारी के लिहाज से बहुत अहम है। बिल्कुल। चलिए अब आखिर में थोड़ा खेल और पर्यटन पर भी नजर डाल लेते हैं। यूपी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स होस्ट कर रहा है और टूरिज्म पर भी ध्यान दे रहा है। हाँ, खेल के मामले में एक बहुत बड़ी खबर है। क्या? विश्व बॉक्सिंग कप। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप यूपी में? जी हाँ, ग्रेटर नोएडा में। ये भारत का पहला वर्ल्ड बॉक्सिंग कप होगा जिसमें पुरुष और महिला दोनों के मुकाबले होंगे। अरे वाह, कब है ये? 13 से 24 नवंबर 2025 तक ग्रेटर नोएडा के विजय पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इसमें कितने देश हिस्सा लेंगे? करीब 80 देशों के 450 बॉक्सर और 150 ऑफिशियल्स के आने की उम्मीद है। जबरदस्त। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड बॉक्सिंग की जो कांग्रेस होती है वो भी 23 नवंबर को ग्रेटर नोएडा में ही होगी। तो ये यूपी को ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर लाने वाली बात है। बिल्कुल। और कौन से खेल आयोजन हुए हाल में? अप्रैल में झांसी में 15वीं हॉकी सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप हुई थी। पंजाब जीता था, उसमें यूपी तीसरे नंबर पर रहा था। हॉकी में भी यूपी अच्छा कर रहा है। जी। और लखनऊ में KD सिंह बाबू स्टेडियम में अप्रैल में ही खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ था, युवाओं में फिटनेस और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए। खेल महाकुंभ। हाँ। और पर्यटन में बहराइच के किसी गांव को अवार्ड मिला था। हाँ, बहराइच जिले का करीकोट गांव। उसने अगस्त में प्रतिष्ठित इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीता है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, ये तो बड़ी बात है। जी। ये दिखाता है कि छोटे गांव भी अगर सही दिशा में काम करें तो टूरिज्म के नक्शे पर आ सकते हैं। और जैसा हमने पहले बात की, बफर में सफर योजना और वो जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन, ये सब भी इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। सही है। तो इन सभी जानकारियों को अगर हम एक साथ देखें तो ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में मतलब हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल निवेश हो रहा है, टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग लगाने की कोशिश है, तो साथ ही पर्यावरण और सामाजिक कल्याण पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि हर मोर्चे पर एक साथ काम हो रहा है। बिल्कुल। राज्य एक तरह से मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट पाथ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा कि कैसे नई पॉलिसीज बन रही हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस से लेकर लोगों की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में इंटीग्रेट किया जा रहा है, चाहे वो AI सिटी हो, खेती हो या रोड सेफ्टी। तो ये सब जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए क्या मायने रखती है?
मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि कैसे एक इतना बड़ा राज्य अपनी पूरी पहचान बदलने और नेशनल स्टेज पर एक मेजर प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। ये जो बदलाव हो रहे हैं, इनका असर न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, बल्कि यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, कि जब इतने सारे सेक्टर्स में इतनी तेजी से बदलाव हो रहा हो, तो इन सभी पहलुओं के बीच तालमेल बिठाना कितना जरूरी और कितना चुनौतीपूर्ण होगा। हाँ, ये तो है। और ये पक्का करना कि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे और ये विकास सस्टेनेबल भी हो पर्यावरण के लिहाज से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और क्या ये सारे प्रयास मिलके वाकई यूपी को उस बड़े लक्ष्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ ले जा पाएंगे? यही देखने वाली बात होगी। इन योजनाओं का जमीन पर क्या असर होता है, इन पर नजर रखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में। बिल्कुल। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वाकई यूपी की एक नई तस्वीर उभरती हुई दिख रही है। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आइए ज़ेन में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, और वहाँ हाल में जो कुछ अहम गतिविधियां हुई हैं, जो नए बदलाव आए हैं, उन पर एक गहरी नज़र डालेंगे। जी हाँ। हमारे पास कई स्रोत हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं, कुछ खबरें हैं, योजनाओं से जुड़ी अपडेट्स हैं, मतलब अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यावरण, हर पहलू पर बात होगी। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि क्या बड़ी चीजें हैं जो आज यूपी को एक नया रूप दे रही हैं। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प बात से जो मैंने अभी पढ़ी, जीआई टैग्स के बारे में। सुना है यूपी अब देश में नंबर 1 हो गया है, 77 टैग्स। जी हाँ, ये बिल्कुल सही जानकारी है। 77 जीआई टैग्स के साथ उत्तर प्रदेश अब सबसे आगे है। और दिलचस्प बात यह है कि अकेले काशी मतलब वाराणसी क्षेत्र से ही 32 टैग हैं। अरे वाह, 32 सिर्फ काशी से! ये तो अपने आप में कमाल है। चलिए इसी तरह के और पहलुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था और उद्योग पर आ जाते हैं। कुछ आंकड़े हैं जो इशारा कर रहे हैं कि शायद औद्योगिक माहौल बदल रहा है वहाँ। हाँ बिल्कुल। जो वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण आया है 2024-25 का, वो बताता है कि 2024-25 में राज्य में करीब 3,318 नए कारखानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अच्छा, ये तो काफी ज्यादा लग रहा है। हाँ, अगर आप तुलना करें 2020-21 से, तब सिर्फ 1,484 कारखाने रजिस्टर हुए थे। तो ये दुगने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। और इसका अर्थव्यवस्था पे असर, वो जीवीए वगैरह के आंकड़े क्या कहते हैं? जी, औद्योगिक सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए, जो कि राज्य की औद्योगिक कमाई का हिस्सा दिखाता है, वो 2022-23 में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए था। ये पूरे देश के औद्योगिक जीवीए का करीब 6.1% बनता है। तो ये बढ़त तो दिख रही है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? मतलब क्या कुछ बदला है? देखिए, एक तो ये इशारा करता है कि शायद राज्य में कारोबार करना पहले से कुछ आसान हुआ है, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। हाँ, वो सुना है काफी। और इसी से जुड़ी एक योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना, PMFME। ये छोटे फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को मदद देती है। अच्छा, हाँ, इसके अमल में, मतलब इसे लागू करने में, उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। अच्छा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस योजना में लोन पास होने में औसतन सिर्फ 101 दिन लग रहे हैं। सिर्फ 101 दिन? ये तो काफी तेज है। जी हाँ, अगर आप बिहार 110 दिन या तेलंगाना 190 दिन से तुलना करें तो लोन बांटने में भी 14% की बढ़ोतरी हुई है। और सरकार ने अगले बजट 2025-26 के लिए इसमें पैसा भी बढ़ाया है, करीब 56% ज्यादा, मतलब 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त। अच्छा। पिछले साल 2024-25 में इस पर 250 करोड़ रुपए खर्च भी हुए। तो साफ है कि छोटे उद्यमियों तक मदद पहुंचाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ये तो हुई छोटे उद्योगों की बात। कुछ बड़े या यूं कहें खास सेक्टर में भी कुछ हलचल है, जैसे एथेनॉल वगैरह का भी नाम आता है यूपी से। हाँ बिल्कुल। इथेनॉल उत्पादन को ही ले लीजिए। उत्तर प्रदेश अब भारत में इथेनॉल बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य बन गया है। सबसे बड़ा? जी, पिछले 8 सालों में इसकी क्षमता काफी बढ़ाई गई है। अभी ये करीब 2 अरब लीटर सालाना बना रहा है और लक्ष्य है इसे 2.5 अरब लीटर तक ले जाने का। और इसका फायदा, मतलब आम लोगों को या किसानों को? सीधा फायदा है। एक तो ये पेट्रोल में मिलता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। दूसरा, गन्ना किसानों को अपनी उपज का एक और खरीदार मिल जाता है, तो आमदनी बढ़ती है। सही बात है। और एक और बहुत बड़ी खबर आई है बलिया जिले से। बलिया, वहां क्या हुआ? वहां ONGC मतलब तेल और प्राकृतिक गैस निगम को
गंगा बेसिन में सागरपाली गांव के पास जमीन के काफी नीचे करीब 3000 मीटर पर कच्चे तेल का बड़ा भंडार मिला है। अरे वाह, कच्चे तेल का भंडार यूपी में, ये तो वाकई बड़ी बात है। जी हाँ, अगर ये वाकई बड़ा और निकालने लायक भंडार साबित होता है तो इसके असर बहुत दूर तक जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आजकल स्टार्टअप्स की बहुत धूम है, उस मोर्चे पर यूपी कहाँ खड़ा है? स्टार्टअप्स के मामले में भी यूपी तेजी से ऊपर आया है। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 आई है, उसके मुताबिक देश में यूपी तीसरे नंबर पे है। तीसरा नंबर? ये तो अच्छा है। हाँ, और अब राज्य में 26 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न मतलब जिनकी कीमत $1 अरब से ज्यादा हो। 26 यूनिकॉर्न, वाओ। और कुल मिलाकर देखें तो 49 जिलों में 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। खास तौर पे नोएडा इसमें सबसे आगे है, करीब 3,400 स्टार्टअप्स के साथ। नोएडा तो है ही हब। उसके बाद लखनऊ है, लगभग 1800, फिर गाजियाबाद में 1500 से ज्यादा, और कानपुर में भी करीब 600 स्टार्टअप्स हैं। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि राज्य सिर्फ पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर नहीं है, बल्कि नए आइडिया और टेक्नोलॉजी वाले कारोबारों को भी जगह दे रहा है। इससे अर्थव्यवस्था में एक तरह की विविधता आ रही है। सही कहा। अच्छा, ये सब कारोबार और नई कंपनियां तो ठीक है, लेकिन इनको चलाने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। मतलब सड़कें, सामान लाने ले जाने की सुविधा, लॉजिस्टिक्स वगैरह, उस तरफ क्या हो रहा है? बिल्कुल, वो तो रीढ़ की हड्डी है किसी भी अर्थव्यवस्था की, और उस पर भी काम होता दिख रहा है। जैसे कानपुर देहात के भुंगांव इलाके में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क बन रहा है। टेक्सटाइल मशीन पार्क मतलब कपड़ा बनाने की मशीनें वहां बनेंगी? जी हाँ, ये करीब 875 एकड़ में बनेगा, और इसे पीपीपी मॉडल पर, यानी सरकारी और निजी भागीदारी से बनाया जा रहा है। मकसद यही है कि जो कपड़ा बनाने की मशीनें अभी हमें ज्यादातर बाहर से, जैसे चीन, वियतनाम, यूरोप से मंगवानी पड़ती हैं, वो यहीं बन सकें। अच्छा, तो ये मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट करेगा? बिल्कुल। और इसी तरह की एक और बड़ी परियोजना है वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, यानी MMLP बनाने की। MMLP, ये क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा बड़ा सेंटर जहां सामान को अलग-अलग तरीकों से, जैसे सड़क, रेल या नदी मार्ग से लाने ले जाने, स्टोर करने, इन सब की सुविधा एक ही जगह पर हो। ओके, समझ गई। इसके लिए मार्च 2025 में NHML और IWAI के बीच एक समझौता भी हुआ है। ये पार्क करीब 150 एकड़ में बनेगा, और खास बात यह है कि ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक है, और नेशनल हाईवे दोनों से जुड़ा होगा। तो इससे सामान ढुलाई आसान और सस्ती हो जाएगी? हाँ, उम्मीद तो यही है कि इससे लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी और काम ज्यादा तेजी से होगा। और एक खबर सरकारी खरीद के बारे में भी थी शायद, जेम प्लेटफॉर्म को लेकर। हाँ, वो भी एक अहम बदलाव है। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकारी ई-मार्केट प्लेस यानी जेम प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। पहला राज्य? जी। GM एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां सरकारी विभाग अपनी जरूरत का सामान या सेवाएं सीधे रजिस्टर्ड वेंडर से खरीद सकते हैं। इसे पूरी तरह अपनाने से राज्य में सरकारी खरीद के जो पुराने करीब 33 नियम थे वो अब खत्म हो गए हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? उम्मीद है कि पूरी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट और आसान बनेगी, कम लाल फीताशाही होगी। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब थोड़ा उन लोगों पर आते हैं जो इस सब का हिस्सा है, मतलब स्किल्स, हुनर। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में कुछ खास बातें थीं यूपी को लेकर। हाँ, वो रिपोर्ट काफी दिलचस्प है। उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश गणित और कंप्यूटर की जानकारी में देश में पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर मैथ्स और कंप्यूटर में? जी हाँ, और इतना ही नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब किसी समस्या को समझकर उसका हल निकालने की जो क्षमता होती है, उसमें भी राज्य पहले पायदान पर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और रोजगार के लिहाज से? रोजगार पाने की काबिलियत यानी एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो 18 से 25 साल के युवाओं में यूपी पहले नंबर पर है, और 26 से 29 साल के ग्रुप में तीसरे नंबर पर। तो ये सब मिलकर तो यही दिखा रहा है कि यूपी एक बड़ा टैलेंट हब बन रहा है ना? बिल्कुल, आंकड़े तो यही इशारा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ रैंकिंग से तो काम नहीं चलता। इन स्किल्स को और बेहतर करने और फिर इन्हें सही रोजगार से जोड़ने के लिए भी कुछ हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, कई पहले चल रही हैं इस दिशा में। जैसे फरवरी 2025 में ग्रेटर नोएडा में एक NSDC इंटरनेशनल एकेडमी खोली गई है।
इसका मकसद है युवाओं को ऐसी स्किल ट्रेनिंग देना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। अच्छा। फिर मार्च 2025 में एक नई योजना शुरू हुई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी MUV युवा। MUV युवा, इसमें क्या है? इसके तहत जो युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के मिलेगा। बिना ब्याज के? वाह। जी, और सरकार का लक्ष्य है कि हर साल करीब 1 लाख युवाओं को इसका फायदा मिले। इसके लिए साल के बजट में 1000 करोड़ रुपए रखे भी गए हैं। ये तो युवाओं के लिए बड़ी मदद हो सकती है। बिल्कुल। इसी तरह महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए मार्च में मेरठ में स्वावलंबिनी नाम की एक पहल शुरू की गई है। इसे कौशल विकास मंत्रालय और नीति आयोग मिलकर चला रहे हैं। तो ये सब कोशिशें दिखाती हैं कि सरकार सिर्फ स्किल देने पर ही नहीं, बल्कि उन स्किल्स को मौके में कैसे बदला जाए, इस पर भी ध्यान दे रही है। यहाँ एक अहम सवाल ये उठता है कि इन स्किल्ड युवाओं को सही अवसर कैसे मिले। हाँ, ये तो हमेशा एक चुनौती रहती है। अच्छा, आजकल हर चीज डिजिटल हो रही है। स्वास्थ्य और प्रशासन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसा चल रहा है? हाँ, उसके भी कई उदाहरण हैं। जैसे बच्चों का टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन सही टाइम पर हो, ये पक्का करने के लिए RISE नाम का एक ऐप इस्तेमाल हो रहा है। RISE यानी रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। अच्छा, ये ऐप क्या करता है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाती है और टीकाकरण के काम पर नजर भी रखी जाती है। ओके। इसी तरह हमीरपुर जिले में प्रशासन ने प्रोजेक्ट जागृति शुरू किया है। इसका लक्ष्य है जिले को टीबी मुक्त बनाना, और इसमें भी डिजिटल तरीकों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। क्या इन डिजिटल कोशिशों को कहीं कोई पहचान या अवार्ड वगैरह भी मिला है? जी हाँ, कई स्तरों पर मिला है। जैसे यूपी रोडवेज मतलब UPSRTC को बसों में VLTD, जिससे बस की लोकेशन पता चलती है, और पैनिक बटन लगाने के लिए स्मार्ट मोबिलिटी का अवार्ड मिला है। अच्छा। एक संस्था है UPDESCO जो सरकारी योजनाओं को डिजिटल तरीके से लागू करती है। उसे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को अच्छे से डिजिटली लागू करने के लिए अवार्ड मिला है। और खुद उत्तर प्रदेश सरकार को भी सरकारी कामकाज सुधारने और नई डिजिटल पहले लाने के लिए डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार का पुरस्कार मिला है। मतलब डिजिटल गवर्नेंस पे काफी जोर है। और इसी से जुड़ी एक और बात जो दोहराना जरूरी है, वो है DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लोगों तक सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाने में यूपी देश में पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर? कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है? आंकड़ों के मुताबिक करीब 1,11,637 करोड़ रुपए। ये रकम सीधे 9 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के खातों में भेजी गई है। 1,11,000 करोड़ से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, ये दिखाता है कि डिजिटल गवर्नेंस और लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में काफी प्रगति हुई है। बिल्कुल। चलिए अब अर्थव्यवस्था और प्रशासन से थोड़ा हटकर संस्कृति, विरासत और पर्यावरण की तरफ चलते हैं। हमने शुरू में GI टैग की बात की थी, 77 टैग्स, यूपी नंबर 1 और काशी से 32। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? कुछ उदाहरण देंगी? हाँ, लिस्ट तो काफी लंबी है। जैसे वाराणसी से ही बनारसी तबला, बनारसी भरवा मिर्च, शहनाई, मेटल क्राफ्ट, दीवार पर पेंटिंग, भित्ति चित्र, लाल पेड़ा, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, चिरई गांव का करौंदा, ये सब शामिल है। वाह, खाने पीने की चीजें भी हैं, क्राफ्ट भी। जी हाँ। फिर बरेली का फर्नीचर, जरी जरदोजी, टेराकोटा है, मथुरा की सांझी क्राफ्ट है, बुंदेलखंड का कठिया गेहूं है, पीलीभीत की बांसुरी बहुत मशहूर है, चित्रकूट का लकड़ी का काम, आगरा का पत्थर जड़ाई का काम और जौनपुर की इमरती भी GI टैग पा चुकी है। इमरती, क्या बात है। ये लिस्ट तो सच में लंबी है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? मतलब ये सिर्फ एक टैग है या इससे कुछ और भी होता है कारीगरों या किसानों के लिए? नहीं, ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये बहुत मायने रखता है। GI टैग मिलने से उस खास उत्पाद को बनाने वाले कारीगरों या किसानों को एक पहचान मिलती है। उनकी कला या उनकी उपज की नकल करना मुश्किल हो जाता है। इससे उनके प्रोडक्ट की बाजार में कीमत अच्छी मिलती है, उसकी मांग बढ़ती है। तो ये सीधे तौर पर स्थानीय हुनर, परंपराओं को बचाने और उनसे जुड़े लोगों की आमदनी बढ़ाने का एक तरीका है। समझ गए, मतलब ये लोकल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। अच्छा, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें तो यूपी में तो काफी कुछ होता रहता है ना? हाँ बिल्कुल, कई तरह के महत्वपूर्ण आयोजन होते रहते हैं। जैसे मार्च 2025 में वृंदावन मथुरा में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव हुआ। इसका मकसद था दोनों देशों के साहित्यिक और सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत करना। अच्छा। IIT कानपुर में टेक कृति 2025 हुआ, जिसे एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल माना जाता है।
कानपुर के पास बिठूर है, जो 1857 की क्रांति से जुड़ा ऐतिहासिक स्थल है। वहां बिठूर महोत्सव मनाया गया। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण हुआ, जो तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने जुड़ाव का जश्न मनाता है। हाँ, काशी तमिल संगमम की काफी चर्चा हुई थी। जी। फिर नोएडा में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का सेशन हुआ। लखनऊ में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय उद्योग सम्मेलन कोयेमा हुआ। गाजियाबाद में नेजा मेला लगा। ये सब आयोजन न केवल अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाते हैं, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवंतता को भी दर्शाते हैं। सही बात है। और जो हमारी विरासत है, पुरानी धरोहरें हैं, उनको सहेजने के लिए भी कुछ खास हो रहा है? हाँ, कुछ जगहों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जैसे सीतापुर जिले में महर्षि दधीची कुंड है। ये एक प्राचीन तीर्थ स्थल माना जाता है। मार्च 2025 में इसे एक राज्य पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला हुआ है। अच्छा। इसी तरह बलिया जिले में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे जी का नाम आपने सुना होगा। हाँ, 1942 के आंदोलन से जुड़े थे। बिल्कुल, जिन्होंने कुछ समय के लिए बलिया को आजाद घोषित कर दिया था। उनके सम्मान में वहां एक स्मारक बनाने की घोषणा हुई है मार्च 2025 में। तो ये कोशिशें इतिहास और विरासत को जिंदा रखने की दिशा में हैं। और पर्यावरण, आजकल विकास के साथ पर्यावरण संतुलन पर बहुत जोर दिया जाता है। इस दिशा में यूपी में क्या हो रहा है? हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है और इस दिशा में भी कुछ महत्वपूर्ण पहलें हुई हैं। जैसे अप्रैल 2025 में प्रयागराज में यूपी का पहला बायो सीएनजी प्लांट शुरू हुआ है। बायो सीएनजी मतलब कचरे से गैस? जी हाँ, ये प्लांट पराली, पोल्ट्री लिटर यानी मुर्गी फार्म की गंदगी, गोबर, गीला कूड़ा, इन सब से सीएनजी गैस बनाएगा। ये पीपीपी मॉडल पर बना है और ये देश का दूसरा ऐसा प्लांट है जो कचरे से सीएनजी बनाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है। वेस्ट मैनेजमेंट भी और क्लीन एनर्जी भी। बिल्कुल। इसी तरह मार्च 2025 में गोरखपुर में एक सम्मेलन हुआ था। उसमें यह तय किया गया कि राज्य के सभी 17 नगर निगमों को सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब वहां सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को खूब बढ़ावा दिया जाएगा। सभी 17 नगर निगम, ये तो बड़ा कदम है। जी। और हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए नवंबर 2024 में विश्व बैंक की मदद से उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना शुरू की गई है। अच्छा। ये भारत की पहली ऐसी परियोजना है जो पूरे एयरशेड को ध्यान में रखकर बनाई गई है। एयरशेड मतलब हवा के बहाव वाला पूरा भौगोलिक क्षेत्र। ये 6 साल का प्रोजेक्ट है। तो मतलब सिर्फ एक शहर नहीं, पूरे इलाके की हवा पे फोकस है। जी हाँ, ये एक ज्यादा व्यापक नजरिया है। और पर्यावरण में वन्यजीव संरक्षण भी आता है। वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ खास? हाँ, उसका भी जिक्र जरूरी है। जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जो नेपाल के शुक्ला फांटा अभयारण्य से सटा हुआ है। हाँ, पीलीभीत। वहां अब कोशिश हो रही है कि नेपाल से भटक कर आने वाले गैंडों के लिए भी उसे एक सुरक्षित ठिकाना बनाया जाए। मार्च 2025 में इसके लिए योजना बनी है ताकि गैंडे वहां स्थायी रूप से रह सकें। गैंडों के लिए? ये तो दिलचस्प है। हाँ। और इसी तरह वाराणसी के पास गंगा नदी में डॉल्फिन सफारी शुरू करने की योजना है। ये कैथी और ढकवा गांवों के बीच होगी। डॉल्फिन सफारी गंगा में? जी। इसका मकसद इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और साथ ही गंगा डॉल्फिन का संरक्षण करना है। इसके लिए स्थानीय लोगों को डॉल्फिन मित्र के रूप में भी जोड़ा जाएगा। ये दिलचस्प है कि विकास के साथ साथ प्रकृति और वन्य जीवों को भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। हाँ, यहाँ जो दिलचस्प बात है वो यही है कि विकास और संरक्षण को साथ लेकर चलने की कोशिश दिख रही है। बिल्कुल। अच्छा, विकास की बात जब होती है तो एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि इसका फायदा समाज के सबसे गरीब तबके तक कैसे पहुंचे। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है? इस दिशा में एक बहुत बड़ी पहल शुरू की गई है, शून्य गरीबी कार्यक्रम। इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर शुरू किया गया है। शून्य गरीबी कार्यक्रम? इसका मतलब क्या है? इसका मकसद है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित ना रहे, जैसे घर, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, शौचालय वगैरह। लक्ष्य ये है कि सभी गरीब और हाशिए पर रहने वाले परिवारों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, और सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 को ये घोषणा की थी कि 1 साल के अंदर यूपी को भारत का पहला शून्य गरीबी राज्य बनाने का लक्ष्य है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है। 1 साल में? देखते ये कहाँ तक पहुँचता है। इसके अलावा और कौन सी योजनाएं हैं जो आम लोगों, खासकर महिलाओं या गांव से जुड़ी हों? कई है। जैसे अक्टूबर 2024 में मिशन शक्ति 5.0 के तहत सखी निवास छात्रावास योजना शुरू की गई। सखी निवास? जी,
इसके तहत 2026 तक कामकाजी महिलाओं के लिए 18 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि उन्हें रहने की सुरक्षित जगह और रोजगार के मौके मिल सकें। ये तो जरूरी है। इसी तरह मार्च 2025 में अयोध्या जिले के सभी 1147 गांवों को मॉडल गांव यानी आदर्श गांव बनाने के लिए मॉडल ग्राम अभियान शुरू किया गया है। अयोध्या के सभी गांव? जी हाँ। और क्या कोई ऐसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है जिससे सीधे किसानों को फायदा हो, सिंचाई वगैरह के लिए? हाँ बिल्कुल, जैसे महाराजगंज जिले में रोहिणी बैराज बनाया गया है। ये 806 मीटर लंबा है और इससे करीब 35,500 हेक्टेयर खेती की जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। 35,500 हेक्टेयर? जी। और एक और अहम फैसला नवंबर 2024 में हुआ। यूपी कैबिनेट ने केन नहर प्रणाली को फिर से ठीक करने मतलब पुनर्जीवित करने के लिए करीब 1,191 करोड़ रुपए मंजूर किए। केन नहर प्रणाली? हाँ, ये केन बेतवा लिंक परियोजना का हिस्सा है। इससे बुंदेलखंड का जो सूखाग्रस्त इलाका है यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में, उसे सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन में बहुत मदद मिलेगी। बुंदेलखंड के लिए तो ये बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण परियोजना है उस क्षेत्र के लिए। अच्छा, और प्रशासनिक या कानूनी स्तर पर कोई अहम बदलाव या फैसला जो ध्यान देने लायक हो? हाँ, एक कानूनी मामला था जो काफी चर्चा में रहा, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 का। हाँ, सुना था इसके बारे में। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था, लेकिन 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और इस अधिनियम को वैध ठहराया। अच्छा, तो मतलब मदरसा बोर्ड अब पहले की तरह काम कर सकता है? जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति यही है। और प्रशासन में कोई नई नियुक्ति वगैरह? हाँ, सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में नई नियुक्तियां हुई हैं। आगरा की बबीता चौहान जी को अध्यक्ष बनाया गया है। ओके। और गोरखपुर की अपर्णा यादव जी और चारू चतुर्वेदी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनके साथ 25 और सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 1 साल का होगा। ठीक है, हमने लगभग हर क्षेत्र को छू लिया। अर्थव्यवस्था, उद्योग, स्किल, संस्कृति, पर्यावरण, समाज कल्याण, प्रशासन। अंत में कुछ और मिली-जुली उपलब्धियां या पहचाने हैं जिन पर नजर डाल लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, कुछ और बातें हैं जो उल्लेखनीय हैं। जैसे इस साल 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। पहला पुरस्कार? वाह, क्या थीम जी? थीम थी महाकुंभ 2025 और इसमें राज्य की विरासत और विकास दोनों पहलुओं को दिखाया गया था। अमृत कलश भी था उसमें। अच्छा, और खेलों में? खेलों में झांसी में 15वीं हॉकी पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी। उसमें यूपी की टीम तीसरे स्थान पर रही। और लखनऊ में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई। उसमें लखनऊ और आगरा के खिलाड़ियों ने कई पदक जीते, खासकर स्वर्ण पदक। बढ़िया है। कुछ अनोखी बातें या ऐसी पहले जो देश में पहली बार यूपी में हुई हो? हाँ, कुछ ऐसी दिलचस्प चीजें भी हैं। जैसे अमरोहा जिले के राम सिंह बौद्ध हैं, उन्हें रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रेडियो मैन? जी। उन्होंने 1257 पुराने और अनोखे रेडियो जमा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1257 रेडियो? गजब है ना? और प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान जनवरी 2025 में यूपी का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट शुरू हुआ, पंपकिन नाम से। डबल डेकर बस में रेस्टोरेंट, ये तो मजेदार है। हाँ, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें तो ग्रेटर नोएडा में लोहम नाम की कंपनी ने भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी शुरू की है। लिथियम रिफाइनरी, ये किस लिए? ये बैटरी बनाने के लिए जो लिथियम चाहिए होता है उसे शुद्ध करने के लिए है। अभी इसकी क्षमता 1000 मेट्रिक टन सालाना है, जिसे 2029 तक 20,000 टन करने की योजना है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भविष्य के लिए बहुत अहम हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। इसी तरह लखीमपुर खीरी के कुंभी में फरवरी 2025 में देश के पहले बायोपॉलिमर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। यह जैविक पदार्थों से प्लास्टिक जैसा मटेरियल बनाएगा। बायोपॉलिमर मतलब प्लास्टिक का विकल्प? जी, कुछ वैसा ही। और गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ सितंबर 2024 में। अच्छा। एक और पहल थी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024, जो सितंबर में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे हुआ था, जिसमें नमो प्लॉगथॉन का आयोजन किया गया। हाँ, प्लॉगिंग आजकल काफी लोकप्रिय हो रही है। जी। और राज्य की ब्रांडिंग मतलब यूपी को दुनिया भर में एक पहचान दिलाने की दिशा में भी कुछ कोशिशें हुई हैं। हाँ, अक्टूबर 2024 में सिंगापुर में एक बड़ा ट्रैवल ट्रेड शो हुआ था, ITB एशिया। उसमें ब्रांड यूपी को प्रमोट किया गया। मकसद था यूपी को एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में पेश करना। अच्छा। और हर साल की तरह इस साल 24 जनवरी 2025 को यूपी का स्थापना दिवस मनाया गया लखनऊ में। ये 76वीं वर्षगांठ थी और थीम थी विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश।
विकास और विरासत, ये थीम तो हमारी पूरी बातचीत का सार लग रही है। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यावरण तक, कौशल से लेकर संस्कृति तक लगभग हर मोर्चे पर बहुत कुछ चल रहा है। नई योजनाएं, बड़े प्रोजेक्ट्स, जमीनी स्तर पर बदलाव की कोशिशें, काफी कुछ एक साथ हो रहा है। तो अगर इसे समेटना हो तो एक मोटी तस्वीर क्या उभरती है? देखिए, तस्वीर तो यही उभरती है कि ये एक ऐसा राज्य है जो इस समय कई दिशाओं में एक साथ बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आप कह सकते हैं कि एक मल्टी डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। हाँ, इसमें औद्योगिकरण पर जोर है, साफ दिखता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने पर बहुत जोर है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और साथ साथ आम आदमी से जुड़ी जमीनी स्तर की योजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, और एक और खास बात है कि अपनी पुरानी विरासत, अपनी संस्कृति को सहेजते हुए आधुनिकता की तरफ बढ़ने की कोशिश भी दिखती है। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने का प्रयास है। और गंगा में डॉल्फिन और गैंडों के संरक्षण की भी ये विविधता ही शायद यूपी की खासियत है। बिल्कुल। और अब अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब इतनी सारी अलग अलग चीजें एक साथ चल रही हों, विकास भी, विरासत भी, टेक्नोलॉजी भी, पर्यावरण भी, तो आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश की इस रफ्तार को, इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए आपके हिसाब से वो कौन सा एक फैक्टर, कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी साबित हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश किस तरह एक मल्टी डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। नई इंडस्ट्री, नई टेक्नोलॉजी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ साथ संस्कृति और पर्यावरण का संरक्षण। अब सवाल आपसे, इन सब प्रयासों के बीच आने वाले सालों में यूपी की विकास यात्रा को सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर प्रभावित करेगा? इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, स्किल्स या गवर्नेंस? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे IAS Zen के साथ। काम माइंड, क्लियर गोल। नमस्कार। नमस्कार। आज